आइए शुरू करते हैं न्यूज पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा में नीतीश और चिराग भी हैं। अहमदाबाद में गृहमंत्री अमित शाह का अलग अंदाज नजर आया। दरअसल वह मकर संक्रांति के मौके पर एक छत से पतंग उड़ाते नजर आए। इस दौरान उन्होंने दूसरी पतंग काटने पर खुशी भी मनाई। उनके साथ वहां सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। मकर संक्रांति को गुजरात में उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है और इसी उत्सव को वहां लोग पतंग उड़ाकर सेलिब्रेट करते हैं। इसी के लिए पहुंचे अमित शाह को देखने के लिए आसपास की छतों पर भी लोगों की भीड़ लगी रही। मकर संक्रांति पर बिहार की राजनीति से एक खबर चर्चा में आ गई। दरअसल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मकर संक्रांति के अवसर पर पटना में चूड़ा दही भोज का आयोजन किया था, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे, लेकिन वहां उस वक्त चिराग पासवान नहीं थे। बताया गया कि सीएम समय से 2 घंटे पहले ही वहां पहुंच गए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 12 बजे आना था, लेकिन वो 10 बजे ही चिराग की पार्टी के दफ्तर पहुंच गए। फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ देर तक चिराग पासवान के कार्यालय में रुके और रामविलास पासवान की तस्वीर पर माल्यार्पण कर वहां से सीधा निकल गए। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी के बीच यूपी के वाराणसी में चाइनीज मांझे का अनोखे तरीके से विरोध किया गया। दरअसल वहां कुछ लोगों ने चाइनीज मांझे को राक्षस के रूप में दिखाया। इसके लिए करीब 21 फीट का पुतला बनाया गया, जिसे वहां नाव पर घुमाया और नारेबाजी की। आखिर में प्रदर्शनकारियों ने इस पुतले को गंगा के पार रेत में ले जाकर दफन कर दिया। हर साल चाइनीज मांझे की वजह से कई लोग हादसे के शिकार होते हैं। गुजरात में उत्तरायण उत्सव के दौरान अमरेली के सांसद भरत सुतारिया और विधायक महेश कासवाला सुर्खियों में आ गए। दरअसल उन्होंने बच्चों को कुछ पतंगे बांटी, जिन पर एक देश एक चुनाव के नारे लिखे गए थे। पिछले दिनों पीएम मोदी ने अपने नेताओं को इस मुद्दे पर देश भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की सलाह दी थी। यूपी के बिजनौर में कुछ युवकों ने हाईवे पर गाड़ी के ऊपर बर्थडे का केक रखकर काटा और फिर वहां आतिशबाजी भी की। ये मामला दिल्ली पौड़ी नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा के पास का है। इतना ही नहीं, इन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी रील भी अपलोड की। अब वीडियो वायरल होने पर पुलिस इनकी तलाश कर रही है। कहा जा रहा है कि ये वीडियो करीब 10 दिन पुराना है, जिसमें ये लोग किसी बिलाल नाम के युवक का बर्थडे मनाने के बाद हुड़दंग मचा रहे हैं। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर अमेरिका में आग से तांडव से जुड़ी हुई है। अमेरिका का लॉस एंजलिस हफ्ते भर से धधक रहा है। एक साथ कई जंगल जलकर स्वाहा हो गए हैं। आम से लेकर खास लोगों के आशियाने जलकर खाक हो चुके हैं और अब तक 24 लोग इस आपदा में अपनी जान भी गंवा चुके हैं, जबकि 1 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। वहीं आग की लपटों में 11 से 13 लाख करोड़ रुपए तक के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग की इस त्रासदी से ऐसी कई कहानियां भी निकलकर सामने आ रही हैं जो कि हिलाकर रख देंगी। ऐसे में जरूरी है कि अमेरिका में लगी भयानक आग और इससे होने वाली तबाही को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलों से फैली आग ने लॉस एंजलिस में ऐसी भयानक तबाही मचाई कि इसे देखकर हर कोई सहम जा रहा है। आग की वजह से लाखों लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं, जिनमें अमेरिकी फिल्म जगत की कई हस्तियां भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले काउंटी लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग ने अब और भयानक रूप ले लिया है। इस भयानक आग में अब तक जान गंवाने वालों की संख्या 24 पहुंच चुकी है। लॉस एंजलिस काउंटी के मेडिकल एग्जामिनर के मुताबिक 8 मौतें पैलिसेड्स फायर की वजह से हुई हैं, बाकी 16 लोगों की मौतें ईटन फायर की वजह से हुई हैं। इस भीषण आग में जान गंवाने वाले सभी स्थानीय लोग हैं जो मजबूरी में घर नहीं छोड़ना चाहते थे
और अपने घर को बचाते हुए उनकी मौत हो गई। वहीं कुछ लोगों ने पालतू जानवरों को अकेला नहीं छोड़कर उनके साथ रहने को तरजीह दी। इस आग से हजारों इमारतें जलकर खाक हो चुकी हैं। इस बेकाबू आग ने हॉलीवुड हिल्स को भी अपनी चपेट में ले लिया है और इस पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। Now today, strong north to northeast winds gusts are up to 50 miles per hour with low humidity will be observed. A red flag warning is in effect and will remain until 6 p.m. Wednesday evening. Strong Santa Ana winds are also expected to last through Wednesday, with the strongest winds occurring on Tuesday. जंगलों से शहरों तक फैल चुकी इस आग ने लॉस एंजलिस और हॉलीवुड हिल्स में तबाही मचा दी है, जिससे हजारों लोग पलायन को मजबूर हैं। लॉस एंजलिस की आग तकरीबन 50,000 एकड़ के इलाके में फैली हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार लॉस एंजलिस के करीब 6 इलाकों में ये आग सबसे बुरी तरीके से फैली है। 6 से ज्यादा जंगलों में धधक रही आग में 12,000 से ज्यादा इमारतें नष्ट हो गई हैं, जिसमें कई मशहूर हस्तियों के घर जलकर खाक हो गए। लॉस एंजलिस के पैलिसेड्स इलाके ने ऐसी आग कभी नहीं देखी थी। यहाँ आग ने अपने पांव पसारने शुरू किए। इस इलाके के करीब 21,000 एकड़ जमीन पर आग का कहर देखने को मिला है। इसमें पॉश माना जाने वाला पैसिफिक पैलिसेड्स का इलाका भी शामिल है। मौजूदा हालात की बात करें तो प्रभावित इलाके की करीब 15% आग को ही अब तक बुझाया जा सका है। We will be prepared. We will get through this. But it takes the unity and the spirit that I saw yesterday to make sure that Los Angeles comes out of this a much better city. अमेरिका की तमाम एजेंसियों के आंकड़ों के मुताबिक लॉस एंजलिस में लगी आग अमेरिका के इतिहास की सबसे खतरनाक और महंगी आग हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस आग के चलते $135 बिलियन से $150 बिलियन, 11 से करीब 13 लाख करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है। वहीं खाक हुई संपत्तियों में $8 बिलियन यानी 69 करोड़ 26 लाख 80 हजार की संपत्ति ऐसी है जो बीमा के दायरे में आ सकती है। जिन लोगों ने तो इंश्योरेंस कवर ले रखा है तो उनको तो इंश्योरेंस कंपनी कवर देगी। बाकी सरकार, क्योंकि यूएस में इस प्रकार की सरकार है कि भाई उस प्रकार से मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत से लोग जो थे सेलिब्रिटीज भी थे और अच्छे हाई इनकम वाले लोग थे, लेकिन अल्टीमेटली सरकार को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जिन्होंने इंश्योरेंस कवर नहीं लेके रखा उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर सरकार के पास होगा। बाकी जगह भी जहां पर भी वो इंडिया में भी कुछ कंपनीज यूएस की है इंश्योरेंस जो यहाँ कोलैबोरेशन के साथ काम कर रही हैं, तो एज ए होल उसका जो एक इम्पैक्ट है, उसका एक जो मैसेज है उनकी क्रेडिबिलिटी का, वो जाएगा। तो इसलिए कंपनियों को कैसे भी मैनेज करके हमें नहीं लगता कि भाई कंपनियों ने बिल्कुल वो बर्बाद हो जाएंगी, क्योंकि जितना भी कंपनी इंश्योरेंस करती है उसका जो प्रीमियम देती है वो सारा ही जो है वो कंपनसेशन के रूप में देती नहीं है। अगर इस नुकसान को भारत के संदर्भ में समझें तो ये यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली के बजट के बराबर है। दरअसल यूपी का बजट 7 लाख करोड़ रुपए का है, वहीं बिहार का कुल बजट करीब 3 लाख करोड़ रुपए का है, जबकि मध्य प्रदेश का बजट भी 3 लाख करोड़ से ज्यादा का था और राजधानी दिल्ली का साल 2024 का बजट करीब 76,000 करोड़ रुपए का था। अगर इन राज्यों के बजट को मिला लिया जाए तो इतने नुकसान की उम्मीद लॉस एंजलिस के आग में अमेरिका को होने की उम्मीद है। हालांकि इतनी भयानक आग कैसे लगी इसको लेकर जांच जारी है, लेकिन अमेरिकी रिपोर्ट्स की माने तो इसके पीछे तेज हवाओं और सूखे मौसम को जिम्मेदार माना जा रहा है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स इस भयानक आग के लिए जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार मान रहे हैं। उनका तर्क है कि इलाके में बढ़ती गर्मी, लंबे समय तक सूखा और शुष्क वायुमंडल सहित जलवायु परिवर्तन जंगलों में आग के खतरे की प्रमुख वजह है। वैसे तो दक्षिणी कैलिफोर्निया में मई से अक्टूबर के बीच जंगल में आग लगने की घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन इस बार इतने बड़े पैमाने पर भड़की आग ने कई सवाल भी खड़े किए हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या लॉस एंजलिस में इतनी बड़ी आग से निपटने के लिए तैयारी थी? दरअसल कई रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया कि फायर फाइटर्स के पास आग बुझाने के लिए पानी की कमी थी। ट्रंप ने इसको लेकर मौजूदा सरकार पर निशाना भी साधा।
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर कहा, ये हमारे देश के इतिहास की सबसे भयानक आपदाओं में से एक है। वे आग नहीं बुझा सकते, उन्हें क्या हुआ है। ऐसे में सवाल है कि अमेरिका के इतिहास में कब कब इतनी बड़ी आग लगी। फरवरी 2024 में टेक्सास में आग भड़की थी, जिसने 10 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन को नुकसान पहुंचाया था। वहीं 2020 में कैलिफोर्निया में आग ने 10 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन को अपने प्रभाव में लिया था और 2018 में ही कैलिफोर्निया में आग लगी थी, जिसने करोड़ों की संपत्ति को खाक कर दिया था। साल 2004 में अलास्का में आग लगी थी, जिसने इलाके की करीब 13 लाख एकड़ जमीन को अपनी जद में लिया था। 1940 में ही अलास्का में लगी आग ने 12 लाख एकड़ जमीन को खाक किया था। अमेरिका के मोंटाना इलाके में साल 1910 में एक बड़ी आग लगी थी और 87 लोगों की जान गई थी और 1898 में नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना में भी आग भड़की थी। कैलिफोर्निया में लगी आग को बुझाने का प्रयास बदस्तूर जारी है। जानकारों का कहना है कि अगर हवा की रफ्तार कम होती है तो अगले 2 से 3 दिनों में इस पर काबू पाया जा सकता है। हालांकि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इस आग ने लॉस एंजलिस को लंबे समय का दर्द दिया है, जिससे उभर पाना आसान नहीं होगा। ऐसे में जरूरी है कि अमेरिका में लगी भयानक आग और इससे होने वाली तबाही को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मीसा भारती ने नीतीश के लिए कहा, दरवाजा खुला, लेकिन तेजस्वी बोले अब कोई खेल नहीं होने वाला। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास अखनूर से पाकिस्तान को सख्त लहजे में चेतावनी दी। उन्होंने पीओके में काम कर रहे आतंकी ट्रेनिंग कैंपों और लॉन्चिंग पैड को बंद करने को कहा। रक्षा मंत्री यहां पूर्व सैनिक दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। वहाँ आज भी आतंकवादियों के लिए ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं। सीमा से सटे हुए इलाकों में लॉन्च पैड बने हुए हैं, इसकी पक्की जानकारी है। भारत सरकार को सब पता चल रहा है, पाकिस्तान को इनको खत्म करना ही होगा, नहीं तो डाट डाट डाट। प्रयागराज महाकुंभ के दूसरे दिन शाही स्नान के दौरान श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिला। यहां अलग अलग अखाड़ों के साधु संतों ने स्नान किया। वहीं हेलीकॉप्टर से भी श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए गए। कुंभ के दूसरे दिन करीब 3 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मकर संक्रांति मनाई। इस दौरान उन्होंने मंदिर में बाबा गोरखनाथ को भी खिचड़ी चढ़ाई, साथ ही दूसरी रस्मों को भी निभाया। मकर संक्रांति के मौके पर महाराष्ट्र के शिरडी में भी काफी रौनक देखने को मिली। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। उन्होंने यहाँ मंदिर में साईं बाबा के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिर को भी खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया था। बीजेपी ने अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। पार्टी ने चंद्रभान पासवान को अपना उम्मीदवार घोषित किया। चंद्रभान एक कारोबारी परिवार से जुड़े हुए हैं। उनका साड़ी व्यापार का कारोबार भी है। समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद के लोकसभा में जाने पर मिल्कीपुर सीट खाली हुई थी। यहाँ 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजा आएगा। कोलकाता में एक 4 मंजिला इमारत एक तरफ झुक गई। हालांकि राहत की बात यह है कि अब इस इमारत में कोई नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ इसको लेकर जांच जारी है। वैसे बताया गया कि पिछले दिनों इमारत में कुछ जगह क्रैक आने पर मरम्मत का काम भी करवाया जा रहा था। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। पहले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में वोटों की खरीद फरोख्त के लिए कैश, शराब और साड़ियों के बांटने का जिक्र होता था, लेकिन दिल्ली के चुनाव में ये चीजें अतीत की बात हो गई हैं। अब तो यहां गोल्ड यानी कि सोने का जिक्र हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी वोटर्स को लुभाने के लिए सोने की चेन बांट रही है, जबकि केजरीवाल के इन आरोपों को बीजेपी ने बेबुनियाद बताया। वहीं राहुल गांधी ने कल सीलमपुर इलाके से अपने चुनाव प्रचार के अभियान का आगाज किया। इस दौरान उन्होंने केजरीवाल और बीजेपी पर सीधा हमला बोला। राहुल के हमले के बाद आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच सांठगांठ का आरोप लगा रही है।
देखो दिल्ली, देखो चमकती हुई दिल्ली है। राहुल जी, क्या पेरिस जैसी दिल्ली है, सब जगह यही हाल है। तो ये सारे बीजेपी और कांग्रेस मिलके दिल्ली की जनता के खिलाफ और दिल्ली के लोगों के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वो यहाँ पे पैसा भी बांट रहे हैं, यहाँ पे शराब भी बांट रहे हैं पंजाब की, और मैं उनके खिलाफ में शिकायत भी करी है। अब पता चला 1-2 दिन से इन्होंने सोने की चैन बांटनी चालू करी है। एक आध कॉलोनियों में ही बटी है सोने की चैन। दिल्ली की चुनावी खिचड़ी में राजनीतिक दल स्वादानुसार तड़का लगा रहे हैं। सबसे चटक तड़का आम आदमी पार्टी ने लगाया है। आरोप लगाया कि बीजेपी रुपए पैसे के अलावा सोने की चेन, कंबल और जूते बांट रही है। 1-2 दिन से इन्होंने सोने की चैन बांटनी चालू करी है। एक आध कॉलोनियों में ही बटी है सोने की चैन, और धीरे धीरे बात फैल रही है कि सोने की चैन बट रही है, सोने की चैन। वो भी इनके नेता खा गए, वो भी नहीं बांटी इन्होंने, सबकी चैन खा गए इनके नेता। तो इनके नेता बताएं कि सारा पैसा, जैकेट, जूते, कंबल, साड़ी, सोने की चैन, ये कहां गई? जनता में क्यों नहीं बंटी? यहाँ पे जितने भी सांसद रहते हैं, जितने भी मंत्री रहते हैं, सबके घर में इतना स्टाफ रहता है, इतने परिवार के लोग रहते हैं, तो सबके घरों में 20-25 तो हर आपको घर में मिल जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी के घरों में मिलेंगे, सारे इंडिया अलायंस के घरों में भी मिलेंगे। तो क्योंकि मैं जैसा कह रहा हूं कि उनको अपनी हार दिखाई दे रही है, और इसलिए वो बहुत ज्यादा बौखला गए हैं और वो कुछ भी बोले जा रहे हैं। और वो यहाँ पे पैसा भी बांट रहे हैं, यहाँ पे शराब भी बांट रहे हैं पंजाब की, और मैं उनके खिलाफ में शिकायत भी करी है। और उनको हम यहाँ पे रंगे हाथों पकड़ेंगे, तब हम दिखाएंगे अरविंद केजरीवाल को कि शराब कौन बांट रहा है। केजरीवाल के आरोप की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि केजरीवाल ने ये नहीं बताया कि ये सोने के चेन और रुपए कहां बटे, किसने बांटे। बस इतना कहा कि ये चेन ऊपर से बांटने के लिए आए, पर बीच में नेता खा गए, यानी बटे नहीं। केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी भड़की हुई है, कह रही है कि केजरीवाल मनगढ़ंत बातें कर जनता को गुमराह करते आए हैं, ये उनकी पुरानी आदत है। आज से 1.5 साल पहले फिर कहा कि हम महिला को 1000 रुपया महीना देंगे, वो सब डकार गया, सब कुछ भूल गए। अब वो कहते हैं कि सब कुछ ले लो भाजपा से और वोट दे दो। मैं समझता हूं दिल्ली आज अरविंद केजरीवाल के पूरे इस आपराधिक चेहरे को, माफिया चेहरे को, भ्रष्टाचारी चेहरे को पहचान चुकी है, और अब लोग भाजपा से सब कुछ लेंगे। दिल्ली में इस बार कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से अलग राह पकड़ ली है। राहुल गांधी काफी एक्टिव हैं। वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को टारगेट कर रहे हैं। इससे आम आदमी पार्टी में खलबली है। चूंकि राहुल अरविंद केजरीवाल पर खुलकर हमले कर रहे हैं, इसलिए केजरीवाल कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे कांग्रेस ने बीजेपी से गठजोड़ कर लिया है। सारे बीजेपी और कांग्रेस मिलके दिल्ली की जनता के खिलाफ और दिल्ली के लोगों के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया, कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। जो पर्दे के पीछे का गठबंधन था, इस बार वो दिल्ली के चुनाव में पर्दा उठ गया। मुझे लगता है राहुल गांधी जी का जो भी स्टेटमेंट कल हमारे लोकसभा क्षेत्र के सीलमपुर में उन्होंने दिया सभा में, बातें तो सब सच है, लेकिन मुझे हैरानगी इस बात की है कि इतना कुछ जानते हुए राहुल गांधी ने पीछे आम आदमी पार्टी के साथ नाता क्यों जोड़ा था। क्या आप मौका पड़ने पे भ्रष्टाचारी से भी हाथ मिला लेते हैं राहुल गांधी जी? क्या मौका मिलने पे आप दिल्ली को मौत बांटने वालों से भी हाथ मिला लेते हैं? लोकसभा चुनाव तक जो दोस्त थे, वही 6 महीने बाद दुश्मन बने हैं, जमकर एक दूसरे पर बरस रहे हैं। जो चुनाव प्रचार चल रहा है, भाजपा और आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रहे हैं कि सीएम हाउस जो शीश महल है उसमें इतने करोड़ रुपए खर्च हुए। आम आदमी पार्टी बोलती है जो पीएम हाउस है, राजमहल, उसमें इतने खरब पैसे खर्च हुए। तो जो संवाद है, जो चर्चा होनी चाहिए दिल्ली विधानसभा चुनावों में, वो आप और भाजपा के जो आपस के झगड़े, आरोप प्रत्यारोप और मकान पे कितना खर्च हो रहा है, इस तक सीमित रह गया। दिल्ली में जो प्रदूषण है, महंगाई है, बेरोजगारी है, साफ सफाई है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। अडानी के ऊपर अगर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसी ने बोला है,
उसके भ्रष्टाचार पे किसी ने बोला है तो अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है, सदन में बोला है, सड़क पे बोला है, सभाओं में बोला है, और पार्लियामेंट के अंदर, चाहे पार्लियामेंट के परिसर में हो और चाहे प्रधानमंत्री के सामने वो नारा कहिए तो मैं फिर दोहरा दूं, मोदी अडानी भाई भाई वाला किसने लगाया था? हम लोगों ने लगाया था, आम आदमी पार्टी वालों ने। तो इसलिए राहुल गांधी जी से किसी प्रकार का प्रमाण पत्र अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को नहीं चाहिए। असल में दिल्ली के दंगल में हर रोज नए ट्विस्ट आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और केजरीवाल साथ थे, पर विधानसभा में दोनों ने अलग राह अपना ली है। आम आदमी पार्टी को लगता है कि कांग्रेस उनके वोट बैंक में सेंध लगाएगी, इसलिए आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है कि पर्दे के पीछे बीजेपी और कांग्रेस साथ हैं। इधर जिस तरह से इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियों ने कांग्रेस से किनारा किया है, उसके बाद दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस के सामने अपना वजूद दिखाने और बचाने की चुनौती है। बीजेपी मुकाबले को त्रिकोणीय होता देख 27 साल बाद वापसी की उम्मीद में है, इसलिए अपना पूरा जोर लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। सोमवार को भारी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार आज मंगलवार को संभल गया। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन बाजार में बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 170 अंक चढ़कर 76,500 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी भी 90 अंक ऊपर चढ़ा, ये 23,176 पर पहुंच गया। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई। ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के मुताबिक मंगलवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 80 रुपए फिसला। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 80,580 रुपए पर आ गई। वहीं चांदी भी 1,300 रुपए लुढ़की। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 91,700 रुपए हो गई। मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली, रुपया 8 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 86 रुपए 62 पैसे हो गई। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त विष्णु राजौरिया के अजीबोगरीब आह्वान की। मध्य प्रदेश के परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पंडित विष्णु राजौरिया ने ब्राह्मण समाज से जनसंख्या बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जो ब्राह्मण दंपत्ति 4 बच्चे पैदा करेंगे, उन्हें 1 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। विष्णु राजौरिया ने दलील दी है कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए जरूरी है कि हिंदू जोड़े ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त राजौरिया ने कहा है कि ब्राह्मण समाज के लोगों ने इस मुद्दे पर उनका समर्थन किया है। भोपाल में हुए एक सामाजिक कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पंडित विष्णु राजौरिया ने ये घोषणा की। राजौरिया ने कहा कि भले ही महंगाई हो, किसी तरह गुजारा करो, लेकिन बच्चे पैदा करने में पीछे मत रहो, नहीं तो विधर्मी इस देश पर कब्जा कर लेंगे। राजौरिया ने युवाओं से उम्मीदें जाहिर करते हुए कहा है कि वे भावी पीढ़ी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। राजौरिया ने कहा कि आज युवा व्यवस्थित हो जाते हैं और 1 बच्चे के बाद ही रुक जाते हैं, लेकिन उनका आग्रह है कि उनके पास कम से कम 4 बच्चे होने चाहिए। भारत आबादी के लिहाज से पहले ही दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है। ऐसे में इस तरह की अपील करना कितना मुनासिब है, ये समझ से परे है। हमने इस मुद्दे पर विष्णु राजौरिया से बात की और कुछ अन्य लोगों से भी बात कर उनकी राय जानी। जो युवा हैं, एक बार ध्यान से कान खोलकर सुन लें कि भैया आने वाली पीढ़ी की रक्षा आप ही के हाथों में है। जो युवा अच्छी पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं और 1 बच्चा करके बस विराम लगा देते हैं, ये बड़ा ही बहुत ही गड़बड़ चल रहा है मामला। तो मेरा आपसे आग्रह है, कम से कम 4 तो होना ही चाहिए। अगर 4 बच्चे हो गए, जिनके 4 बच्चे होंगे सनातनी समाज में, तो उनको 1 लाख का इनाम परशुराम कल्याण बोर्ड देगा। जिन बच्चों के अब शादी होगी, उनके 4 बच्चे होंगे, 1 लाख रुपए का इनाम परशुराम कल्याण बोर्ड देगा उनको।
चाहे मैं परशुराम कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष रहूं या ना रहूं, कोई भी रहेगा उसकी ओर से दिया जाएगा। दूसरी बात, सबसे ज्यादा मैं पूछता हूं किसी भी युवा से तो वो ये कहते हैं कि पढ़ाई में बड़ा खर्चा होता है। अरे ठीक है भैया, पढ़ाई में खर्चा होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, थोड़ा कम में गुजारा कर लेंगे, लेकिन बच्चे पैदा करने में पीछे नहीं रहना है, नहीं तो विदर्भी लोग इस देश पर कब्जा कर लेंगे। और ब्राह्मणों की तो संख्या बहुत ही अल्प होती जा रही है। अभी इतना बड़ा इंदौर शहर है, अगर सारे ब्राह्मण आ जाते तो 1-8 लाख ब्राह्मण इकट्ठे आराम से हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही मेरा विचार था कि भैया ब्राह्मणों की संख्या कम हो रही है, तो युवाओं से आग्रह है कि आप संख्या में वृद्धि करें। 4 बच्चे पैदा करो, 1 लाख रुपए पाओ। आज के इस दौर में जहां रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले अपने निम्न स्तर तक पहुंच चुका है, महंगाई इतनी ज्यादा है, क्या लगता है आपको इस बयान को आप कैसे लेते हैं, क्योंकि आप भी प्रदेश अध्यक्ष हैं ब्राह्मण समाज के? मुझे तो परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष विष्णु राजौरिया की बात पर हास्यास्पद लग रही है। मुझे हंसी भी आ रही है कि इस जमाने में इतने पढ़े लिखे लोगों के बीच में आप ऐसी कैसे बात कर सकते हो, और खास तौर पर ब्राह्मण समाज जो है वो बुद्धिजीवी वर्ग से आता है। आप परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हो, आप यह आपको जो पद दिया गया है आपका व्यक्ति विशेष नहीं है, स्वयंभू नहीं हो, ये पूरे ब्राह्मण समाज की ओर से आपको दिया गया है। आप ये बताइए कि क्या अपनी मति के अनुसार आपने ये कहा है या परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष होने के नाते कहा है? मेरा आपसे सीधा ये प्रश्न है कि ब्राह्मण समाज 4 बच्चे पैदा करे तो उनके पठन पाठन की व्यवस्था कौन करेगा, उनको आगे की जो सुविधाएं हैं उनको वो कौन देगा? आप शादीशुदा हैं? बिल्कुल। कितने बच्चे हैं आप? 2 बच्चे। और 2 करना चाहेंगे कि आप ब्राह्मण समाज से? बिल्कुल ब्राह्मण समाज से हूँ, सनातन ब्राह्मण हूँ। अच्छा, तो आप ही के लिए तो बोला उन्होंने कि आप 4 करें 1 लाख रुपए मिलेंगे पूरे। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले उन्होंने जो जिस पद पर वो बैठे हैं और इस तरीके का बयान अगर वो दे रहे हैं, तो सब छोड़िए, बयान की तो भर्त्सना कर दी है ब्राह्मण समाज की तरफ से। आप तो अपना बताइए, आप ये बताइए 2 बच्चे आपके हैं, आपकी तनख्वाह में इन दोनों का भरण पोषण अच्छे से हो जा रहा है या आपको लगता है कि अभी इतना है कि 2 और कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब वो जिस पद पे बैठे हैं और उस पर ऐसा बयान दे रहे हैं, 1 लाख रुपए से पूरा जीवन चल जाएगा क्या? वो आगे का खर्चा वही उठाएंगे क्या? और जिनके ऑलरेडी 4-4 हैं उनको दे दें। अभी कुछ बच पाता है? 2 बच्चे हैं आपके, अभी गाड़ी कैसी चल रही है, पटरी पे है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है साहब, 2 बच्चे हैं, कैसे क्या करना पड़ता है वो हम जानते हैं। ये अपने परशुराम समाज के अध्यक्ष थोड़ी जानते हैं, हम जानते हैं 2 बच्चे कैसे पाले और क्या करना है, आगे क्या है उनका भविष्य। मेरा ये कहना है कि उनने किस प्रकार का मतलब वो दिया है कि एक अपनी राय दी है कि ब्राह्मण यदि 4 बच्चे पैदा करेगा तो उसको 1 लाख रुपए दिया जाएगा। आज के जमाने में वर्तमान स्थिति में बच्चों की स्कूल फीस भरना मुश्किल हो गया है। आप शादीशुदा हैं? जी हाँ, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा, स्कूल की फीस कितनी जाती होगी आपकी अगर हम बात करें महीने की, बच्चों की दोनों की? दोनों बच्चों की मिला के 15,000 रुपए मासिक फीस जाती है स्कूल। 15,000? जी हाँ। अब वो बोल रहे हैं, राजौरिया जी बोल रहे हैं कि 4 बच्चे पैदा करें, क्या वो आके मेरे घर में मेरे परिवार में बच्चों की फीस जमा करेंगे, पालन पोषण क्या वो करेंगे? 1 लाख रुपए देने से क्या जिंदगी भर के लिए मतलब मेरे बच्चे पल जाएंगे? जैसे कि देखिए, एडमिशन कराने जाते हैं, आज की डेट में 50,000 रुपए डोनेशन फीस लग जाती है। डोनेशन फीस जब 50,000 रुपए लग रही तो 1 लाख में 4 बच्चे कैसे पाल लोगे? मैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ, उनसे यह पूछना चाहता हूँ कि आपके कितने बच्चे, आपने क्यों 4 बच्चे पहले नहीं पैदा किया? पहले आप 4 बच्चे पैदा करो, उसके बाद दूसरे को सलाह दो। बाद में उनके बिल्कुल इस तरह के बयान देना निश्चित तौर पर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज इसका घोर निंदा करता है और ऐसे बयान करने वालों को जल्दी सबक सिखाएगा। ये बिल्कुल फालतू का बयान है जो उन्होंने दिया है। 1 लाख में किसका क्या फायदा होता है? अगर हाँ ये अगर चाहे तो भले महीने के अगर 1 लाख रुपए देते हैं तो 4 नहीं, हम तो 6 करने तैयार हैं। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती हैं। यहां आज बात करेंगे संगम नगरी में चल रहे धर्म और आध्यात्म के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ की, और दिखाएंगे आपको इसकी भव्यता की कुछ झलकियां। आज इस महाकुंभ का दूसरा दिन रहा, जिसमें आस्था के अलग अलग रंग देखने को मिले। तड़के सुबह से शुरू हुआ स्नान का सिलसिला ऐसा रहा कि इसने पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसी महाकुंभ में कई बड़ी नाम भी आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं।
महाकुंभ सनातन धर्म, संस्कृति और आध्यात्म का सबसे दिव्य और भव्य आयोजन। जो इन दिनों संगम नगरी की शोभा बढ़ा रहा है। मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाकर लोग निहाल हो रहे हैं, जहां पहुंचकर मन मानो किसी अदृश्य डोर से बंध जाता है। सारी चिंताएं, सारी कामनाएं संगम की एक डुबकी में कहीं खो जाती हैं। मन अपार श्रद्धा से भर जाता है जब साधु संतों की टोलियां सांसारिक चिंताओं से मुक्त भक्तिभाव में डूबी नजर आती हैं। आस्था के महासागर का ये विहंगम दृश्य संगम नगरी में दूसरे दिन के पवित्र स्नान का है, जब सनातनी अखाड़ों के हजारों साधु संत एक साथ अमृत स्नान के लिए संगम की ओर बढ़ रहे थे। त्रिवेणी के तट पर आस्था का ज्वार उमड़ा था। सन्यासियों के संसार की जो अनोखी तस्वीरें दुनिया कभी और नहीं देख पाती, वो अब संगम नगरी में दिखाई दे रही हैं। अमृत स्नान के दिन प्रथम स्नान का अधिकार नागा साधुओं का होता है। नागा साधुओं के स्नान के बाद ही दूसरे प्रमुख साधु संत स्नान के लिए प्रस्थान करते हैं। अमृत स्नान के लिए प्रयागराज में विशेष व्यवस्था की गई थी। साधु संतों के लिए बैरिकेड लगाकर अलग रास्ता बनाया गया। अमृत स्नान में आज सबसे पहले श्री पंचायत महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा के साधुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। हजारों की संख्या में नागा साधु एक साथ स्नान के लिए निकले तो हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे गूंज उठे। महानिर्वाणी अखाड़े के बाद एक एक करके बाकी अखाड़े त्रिवेणी संगम तट पर पहुंचने लगे। नागा साधुओं के लिए अमृत स्नान सबसे अहम होता है। इस स्नान के लिए नागा सन्यासी खास तरह का श्रृंगार भी करते हैं। कहा जाता है कि नागा साधुओं का ये श्रृंगार उनके इष्ट महादेव से जुड़ा है। लिहाजा अमृत स्नान से पहले नागा साधु भभूत को अपने शरीर पर मलते हैं और चंदन का लेप हाथ, माथे और गले में लगाते हैं। गले और बाजुओं में रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं, माथे पर लंबा तिलक लगाते हैं और आंखों का श्रृंगार सूरमा से करते हैं। भगवान शिव की तरह नागा साधु भी हाथों और पैरों में कड़ा पहनते हैं। हाथों में डमरू, कमंडल लिए, जटा को बांधकर लंगोट लपेटे नागा साधु अमृत स्नान करते हैं। इसके अलावा हाथों में अंगूठी, कानों में कुंडल और गले में माला पहने नागा सन्यासी अपने श्रृंगार को पूरा करते हैं। नागा साधुओं के श्रृंगार में सबसे अहम श्रृंगार साधना का होता है, जिससे वे अपने मन के साथ साथ सर्वमंगल की कामना करते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचने वाले देसी भक्तों के साथ ही विदेशी भक्त भी मौजूद हैं, जिनकी भक्ति की खूब चर्चा है। ऐशतकन्द विकन्दिता रुन्दा वितुन्दिता शुन्द मृदाधिपतेत् रिपुगजगन्ध विदारण चन्द पराक्रम शुन्द मृगाधिपतेत् रिपुगजगन्ध विदारण चन्द पराक्रम शुन्द मृगाधिपतेत् जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य भी पहुंचे, तो वहीं कथावाचक जया किशोरी भी अमृत स्नान के लिए आज महाकुंभ पहुंची। मान्यता है कि संगम में डुबकी सभी पापों के नाश के साथ साथ मोक्ष का द्वार भी खोलती है। तभी तो यहाँ उमड़ा है आस्था का सैलाब। महाकुंभ के दूसरे दिन करीब 3.5 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। यह अद्भुत अलौकिक दृश्य दुनिया के किसी कोने में शायद ही देखने को मिले। कुंभ नगरी प्रयागराज से संजय शर्मा के साथ गुंजन दीक्षित, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।